हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ रहे हैं 10th का चैप्टर सत्ता की साझेदारी। और हमने इसमें पहले बेल्जियम की बनावट देखी, श्रीलंका की देखी, फिर हमने श्रीलंका में बहुत संख्याकवाद देखा और अब पढ़ेंगे हम बेल्जियम की समझदारी। आपने देखा था बेल्जियम में भी 3 तरीके के लोग रहते थे, फ्रेंच बोलने वाले, डच बोलने वाले और जर्मन बोलने वाले। और उसमें भी देखा था आपने श्रीलंका में सिंहली लोग जो बौद्ध धर्म को मानते थे, और तमिल लोग, तमिल 13% हिंदुस्तानी थे, बाकी वही श्रीलंका के रहने वाले तमिल थे। और एक तीसरे था वो थे ईसाई, उनका परसेंटेज कम था। तो आपने देखा है कि श्रीलंका के अंदर जो सिंहली लोग 74% थे, उन्होंने अपनी चलाने की कोशिश करी और तमिल जो लोग थे उनको दरकिनार किया, उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जो श्रीलंका जो ऐसा देश था जिसके अपने पड़ोसी देशों में विकास और शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सबसे अच्छा रिकॉर्ड था उनका। श्रीलंका का स्वास्थ्य, विकास और शिक्षा संबंधी श्रीलंका का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले। लेकिन वो उसने मतलब अल्पसंख्यक और बहुत संख्यक के बाद में वो अल्पसंख्यक लोगों को, जो बहुत संख्या थी जिनकी ज्यादा थे, जो सिंहली लोग तमिल लोगों को अपने साथ लेकर नहीं चल सके। उनकी जो समस्याएं थी उनको नहीं उन्होंने सुलझाया, जिसके कारण तमिल और जो सिंहली लोग हैं उनके अंदर लड़ाई झगड़ा रहा और कुछ लोग मारे भी गए और कुछ लोग वहां से छोड़कर, श्रीलंका को छोड़कर दूसरे देशों में भी शरण ली। गृह युद्ध हो गया, मतलब वहां पे जो बहुत अच्छा माहौल था, वहां पे जो मिनोरिटी और जो बहुमत में से सिंहली और जो मिनोरिटी में थे, अल्पसंख्यक थे जो तमिल, उनके बीच में सहमति ना होने के कारण वो देश जो शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास में सबसे आगे था, वो पीछे रह गया और गृह युद्ध हो गया और लोगों को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। अब ये क्यों हो पाया? क्योंकि वहां पे जो सत्ता की साझेदारी थी वो ढंग से नहीं हुई थी। सत्ता की साझेदारी मतलब सबके अंदर, सबको, चाहे ज्यादा लोग हों, किसी जाति या धर्म के ज्यादा लोग हों चाहे कम लोग हों, सबको वो फैसिलिटी देना जो उस देश में रह रहे होते हैं। यही सत्ता की साझेदारी होती है। अगर जो ज्यादा लोग हैं वो अपनी, मतलब वो अपनी इच्छा से अपने लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी दे दें और दूसरे जो कम लोग हैं उनकी ना सुने, तो ये सत्ता की साझेदारी नहीं होती। और जब बहुत संख्यक और अल्पसंख्यक दोनों मिलकर चलते हैं तब सत्ता की साझेदारी होती है। अब हम बेल्जियम में देखेंगे, लेकिन बेल्जियम ने अच्छा वो एग्जाम्पल दिया है सत्ता की साझेदारी का। और अगर सत्ता की साझेदारी किसी देश में नहीं होती, वो उसको बर्बादी की तरफ ले जाती है। जैसे श्रीलंका एक स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के मामले में अपने पड़ोसी देशों से अच्छा था, लेकिन वहां पर सत्ता की साझेदारी ढंग से नहीं हुई, तो वो उसके देश के लोगों को देश से बाहर भी भागना पड़ा और बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। इसलिए इसी श्रीलंका की उदाहरण से समझ सकते हो कि सत्ता की साझेदारी होना कितना जरूरी है। सत्ता की साझेदारी ही एक देश को विकास की बुलंदियों पर ले जाती है, और एक सत्ता की साझेदारी ना हो तो देश बर्बाद भी हो सकता है। अब बेल्जियम की समझदारी पढ़ेंगे हम। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। बेल्जियम के जो नेता थे, जो आपने पता है हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा था, पॉपुलेशन भी जिसकी कम थी, लेकिन वहाँ पूरे देश में जो डच लोग थे ज़्यादा थे, 59% थे, और फ्रेंच बोलने वाले 40% थे, और 1% जर्मन लोग थे वहाँ पर। जो लोग वहाँ, और आपने देखा वहाँ की राजधानी में फ्रेंच ज़्यादा थे और डच 20% ही थे।
और पूरे देश में डच ज़्यादा थे, फ्रेंच कम थे। लेकिन फ्रेंच वहाँ आपने देखा है समृद्ध भी थे, कम संख्या होने के बावजूद अमीर भी थे और उनका विकास भी अच्छा हो चुका था, उनको हर फैसिलिटी थी उनके पास। लेकिन डच ज़्यादा थे, बहुमत में थे, फिर भी ना तो उनको चुनावों में बहुमत मिलता था, ना वो अमीर थे, ना उनका विकास ढंग से हो पा रहा था, उनको अच्छी तरीके से फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जो बेल्जियम के नेता थे उन्होंने समझदारी अपनाई और सभी लोग मिलजुल कर चले और सबको वो फैसिलिटी दी गई जिससे सभी लोगों का विकास हो सके। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। समझदार लोग होंगे, उनको पता होगा। वो तो आपको पता है, अगर देश के अंदर एक भी बंदा डिससेटिस्फाइड है तो वो कुछ ना कुछ शोर मचाएगा ही, देश की शांति को भंग करेगा। तो देश के अंदर जितने भी लोग, चाहे वो कम संख्या में हो ज्यादा में हो, उनका सेटिस्फाइड होना जरूरी है, संतुष्ट होना जरूरी है, तभी शांति बन पाएगी। अगर एक व्यक्ति को भी तकलीफ होती है तो वो भी शोर मचाएगा और देश की शांति को भंग करेगा। तो जो बेल्जियम के नेता थे उन्होंने श्रीलंका, तो आप देख चुके हो कि एक बढ़िया देश जिसका रिकॉर्ड अपने पड़ोसी देशों से अच्छा था, उसने अपनी एक सत्ता की साझेदारी ढंग से नहीं की थी, इसलिए वहाँ वो मतलब बर्बाद वाला ही लगा। बर्बाद नहीं हुआ तो वहाँ पे लोगों को रहना पसंद नहीं था, देश छोड़कर ही लोग भाग रहे थे। और बेल्जियम ने श्रीलंका जैसा काम नहीं किया, उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। उन्होंने इस चीज को समझा कि हर क्षेत्र के अंदर जाति के नाम पर, धर्म के आधार पर लोगों के बीच में अंतर है, एक जैसे नहीं है लोग। सबकी संस्कृति है जो सबकी अलग अलग है, क्योंकि डच लोगों की अलग होगी, फ्रेंच बोलने वालों की अलग होगी, जर्मन लोगों की अलग होगी। इसलिए वहाँ के नेताओं ने इस चीज़ को स्वीकार किया और कुछ ऐसा करने की कोशिश की ताकि ये अलग अलग संस्कृतियों और अंतरों वाले लोगों में समझौता हो सके और ये शांति से मिलजुल कर रह सके। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो। मतलब कि जैसे हम अपने संविधान, हमारा 70 ईयर्स हो गए संविधान को लागू हुए, हम परिस्थिति के अनुसार उसमें चेंज कर देते हैं। ऐसे पहले बेल्जियम ने अपना संविधान बना लिया, लेकिन फिर जो जो उनको कमियां लग रही थी, जिसके कारण लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उन्होंने 1970 और 1993 के बीच, यानी कि 23 सालों के बीच, उन्होंने 4 संशोधन, यानी कि संविधान में 4 चेंजेस की, 4 बार चेंज किया संविधान। चेंज नहीं किया, मतलब छोटी छोटी चेंजेस की, संशोधन किए, 4 संशोधन किए संविधान के अंदर 23 सालों में, 1970 से लेकर 1993 तक। सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो। उन्होंने जो ये संविधान में संशोधन किए थे, इसलिए किए थे कि संविधान, जो बेल्जियम देश के सभी लोग हैं उनको बेगानापन या परायापन देश में रहते हुए ना लगे। बेल्जियम मतलब ऐसा संविधान बने जिससे बेल्जियम के सभी लोगों को लगे कि बेल्जियम उनका अपना देश है, अपना घर है, और सभी बेल्जियम के लोग मिलजुल कर रह सकें। ऐसा संविधान बनाने की उन्होंने कोशिश की, चाहे बाद में चेंजेस किए, लेकिन ऐसा संविधान बनाने की कोशिश की कि किसी भी को भी ऐसा न लगे कि वो किसी बेगाने देश में रह रहे हैं, और ऐसा बनाने की कोशिश की कि वो मिलजुल कर सारे बेल्जियम के लोग रह सके। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है, और तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। मतलब जो भी संविधान, जैसा संविधान उन्होंने बनाया, वो लंबी सोच, मतलब कोई समझदार इंसान ही ऐसा सोच सकता है, कल्पना कर सकता है। और जैसा संविधान बेल्जियम का बना है, इसलिए मेरे ख्याल से ये इस बुक में उन्हीं संविधानों को लिया गया है जो एक एग्जाम्पल, जो सबसे बेस्ट संविधान था, और जिसने बहुत बारीकी से सोच समझ के ऐसे कानून बनाए कि वहाँ के लोग शांति से रह सकें, ज़्यादा विविधता होने के बावजूद भी। तो इसलिए ये बुक का हिस्सा बना है, हमें शिक्षा देने के लिए, समझाने के लिए। और श्रीलंका का मेरे ख्याल से सबसे बुरा संविधान होगा, जो वहाँ गृह युद्ध हो गया, स्टार्ट हो गया। तो ये सबसे जो हुआ है
उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश बेल्जियम जैसा नहीं कर पाया। जो बेल्जियम के संविधान निर्माताओं ने कल्पना करके अपना संविधान बनाया, ऐसा संविधान दुनिया में दूसरा कोई देश नहीं बना पाया। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारियों के लिए देखे बॉक्स की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। बेल्जियम का जो संविधान है उसकी मुख्य बातें हम ये पढ़ते, पहले गृह युद्ध पढ़ लें जो वहां पे हुआ था श्रीलंका के अंदर। गृह युद्ध किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। किसी मुल्क यानी कि किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई, यानी कि जो सरकार चल रही हो, सरकार कुछ ऐसे काम कर रही हो कि जो लोग उसके विरुद्ध हों। जैसे आपने श्रीलंका के अंदर देखा है कि सिंहली लोग सरकार चला रहे थे, ऐसी नीतियां बना रहे थे जो सिंहलियों के पक्ष में थी और तमिल लोगों के बारे में नहीं सोच रहे थे। तो तमिल लोगों ने वहाँ राजनीतिक पार्टियां बना के सिंहली लोगों का विरोध किया जाए, जिसके कारण सिंहली और तमिलों के बीच में ऐसी लड़ाई हो गई कि लोग मरने लगे थे और लोग अपना देश छोड़ के दूसरे देशों में शरण लेने लगे थे। जब किसी देश के अंदर उस देश की सरकार के विरुद्ध जो समूह होते हैं वो लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं, तो वह जो उनके सरकार और सरकार विरोधी लोगों के बीच की लड़ाई होती है उसको गृह युद्ध, और वो गृह युद्ध जैसा लगना लगे तो उसको गृह युद्ध कहते हैं। किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की, किसी देश के अंदर सरकार विरोधी जो समूह होते हैं उनकी हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वो गृह युद्ध लगने लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। संविधान, अब हम बेल्जियम का मॉडल क्या है वो पढ़ते हैं। संविधान कैसा है? संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। जैसे आजकल संघवाद को अपनाया जाता है तो, और उसके अंदर क्या होता है, एक सेंट्रल सरकार होती है, राज्य सरकारें होती हैं और स्थानीय सरकारें होती हैं। वैसे ही जो वहाँ की बेल्जियम की केंद्रीय सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसके अंदर डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले दोनों ही तरह के लोगों की संख्या समान रखेगी। कुछ विशेष कानून बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। मतलब अगर कानून, मतलब ऐसे नहीं है कि दोनों की संख्या वो रख दी, समान रख दी, तो चाहे वोटिंग एक ही साइड की हो दूसरे कम वोटिंग करे, ऐसा नहीं है। वहाँ की जो केंद्रीय सरकार है उसमें फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले जो मंत्री थे उनकी संख्या समान थी। जो कुछ विशेष कानून, अगर वहाँ पे कुछ विशेष कानून बनाए जाते थे तो दोनों भाषा बोलने वाले जो उसमें वोटिंग कर रहे थे सांसद उसमें उसके पक्ष में होने चाहिए। समूह के सांसदों का बहुमत उस कानून के पक्ष में होना चाहिए। दोनों भाषाओं बोलने वाले सांसदों यानी मंत्रियों का बहुमत उस कानून के पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। दोनों का बहुमत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक के ज्यादा हो एक के कम, ऐसा नहीं। दोनों भाषाएं बोलने वाले मंत्रियों का बहुमत जिस कानून के पक्ष में होगा वही कानून वहां बनता है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अगर किसी एक समुदाय के लोग ज्यादा किसी कानून में वोटिंग करेंगे और दूसरे समुदाय के कम करेंगे तो हो सकता है ये कानून उन लोगों के लिए ही फायदेमंद हो जिन्होंने ज्यादा वोटिंग किया, और बाकी दूसरी भाषा वालों के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए इस बात से बचने के लिए वहां पर केंद्रीय सरकार में बेल्जियम में फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या समान रखी गई है। अगर वहाँ कोई विशेष कानून बनाया जाता है तो वहाँ पर दोनों भाषाएं बोलने वाले मंत्रियों का बहुमत होना जरूरी है ताकि जो फैसला हो वो किसी एक तरफा फैसला ना हो। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को
सुपुर्द कर दी गई हैं, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। केंद्रीय सरकार, पहले केंद्र सरकार वहाँ पे स्ट्रांग हो गई, लेकिन जब 4 संशोधन हुए तो उसके बाद केंद्र सरकार की जो अनेक शक्तियां थी देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई। तो वहाँ 2 राज्य सरकारें होंगी। तो वहाँ पे जो पहले केंद्र के पास शक्तियां थी उसमें से बहुत सारी शक्तियां तो 2 जो वहाँ की क्षेत्रीय सरकारें हैं उनको दे दी गई, यानी राज्य सरकारें, पहले राज्य सरकारें केंद्र के अधीन होती होंगी वहाँ पर, लेकिन बाद में संशोधन करके राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं रही, यानी कि वो स्वतंत्र हो गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं रही। वहाँ केंद्रीय सरकार की अपनी शक्तियां हैं, राज्य सरकारों की अपनी शक्तियां हैं, और सारे दोनों सरकारें स्वतंत्र होकर अपने काम कर सकती हैं। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। मतलब आपने भी देखा है पूरे देश में तो डच लोग ज़्यादा थे, 59 थे और फ्रेंच 40 थे। और हमने जब उसकी ब्रुसेल्स जो उसकी राजधानी है बेल्जियम की, वहाँ देखा है तो 80% फ्रेंच ज़्यादा है और डच कम। पूरे देश में डच ज़्यादा फ्रेंच कम, और वहाँ की राजधानी में फ्रेंच ज़्यादा डच कम। तो मतलब जो पूरे देश में केंद्रीय सरकार बनी है, चाहे फ्रेंच लोग कम थे फिर भी वहाँ के डच लोगों ने सहमति बनाई कि दोनों के बराबर बराबर मेंबर लिए जाएं। डच वालों ने वो को सेक्रीफाइस किया पूरे देश में कि फ्रेंच के बराबर मेंबर रखे। और ब्रुसेल्स जो राजधानी है बेल्जियम की, वहां पर फ्रेंच लोगों ने सेक्रीफाइस किया 80% होते हुए भी, और डच 20 थे फिर भी बराबर वो दिए, उनको बराबर मेंबर बनाए उसके। और ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, मतलब कि पूरे देश में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें काम करती हैं, और केंद्र राज्य और केंद्र सरकारें एक दूसरे के वो से स्वतंत्र हैं, अपनी अपनी उनकी शक्ति है उनका इस्तेमाल करते हुए काम करती हैं। ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाई है और इसमें भी दोनों समुदायों का जो संविधान समान मेंबर है दोनों के। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबर का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। समझा गई? एक डच ने केंद्रीय सरकार में बराबरी दे दी फ्रेंच वालों को, और फ्रेंच वालों ने उसकी राजधानी में डच वालों को बराबरी दे दी, कम होने के बावजूद भी। और इस तरीके से वहाँ पे शांति शांति का माहौल बन गया ऐसे फैसले से। बेल्जियम की एक बस्ती का पता यहाँ दिए गए फोटोग्राफ से अंकित है। और चलो आगे पढ़ते हैं, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की, हमारे देश में केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकारें होती हैं और एक स्थानीय सरकार होती है। वहाँ पे पूरे देश में केंद्रीय सरकार है, राज्य सरकार है। केंद्रीय और राज्य सरकारों के पास अपनी अपनी शक्तियाँ और वो स्वतंत्र हैं। और इसके अंदर जो वहाँ की राजधानी है उसके अंदर अलग सरकार बनी है, और उनमें भी दोनों समुदाय बराबर बराबर मेंबर बने हैं। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा, मतलब वहाँ केंद्रीय सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, वहाँ पे एक तीसरे स्तर की सरकार भी बनी है, यानी सामुदायिक सरकार। वहाँ पर केंद्रीय सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, और एक सामुदायिक सरकार भी वहाँ बनी है। सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, मतलब दोनों समुदाय की अलग अलग सामुदायिक सरकारें बनती होंगी। और जो सामुदायिक सरकार होती हैं उनमें जो लोग चुनकर जाते हैं वो फ्रेंच वालों की सामुदायिक सरकार के लिए फ्रेंच के लोग चुनते हैं अपने सामुदायिक सरकार, और डच वाले लोगों की सामुदायिक सरकार के लिए डच लोग चुनते हैं। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग, चाहे वे जहां भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों को लोग, चाहे वे जहां भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। मतलब जर्मन वाले चाहे 1% है, उनकी भी सामुदायिक सरकार बनती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और सामुदायिक सरकार। फ्रेंच वालों की सामुदायिक सरकार अलग, डच वालों की सामुदायिक सरकार अलग, जर्मन वालों की सामुदायिक सरकार अलग।
इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। मतलब हर भाषा की मतलब जो फ्रेंच बोलने वालों की संस्कृति अलग होगी, तो तीनों लोग अपनी लोग खुश तब रहते हैं जब उनकी संस्कृति का विकास होता है। संस्कृति में 8-9 चीजें आती हैं। भाषा आ जाती है, पहनावा आ जाता है, खान पीन आ जाता है, म्यूजिक आ जाता है, उसमें लिखा हुआ साहित्य आ जाता है। तो हर भाषा का अपना अपनी वो होती है। फ्रेंच वालों का जो साहित्य वगैरह वो फ्रेंच में लिखा जाता होगा, उनका म्यूजिक भी अलग होगा। इसलिए ये जो सामुदायिक सरकार थी वो तीनों समुदाय के की संस्कृतियों, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार रखती थी। सामुदायिक सरकार किस किस पे लेती थी? संस्कृति के मामले में, शिक्षा के मामले में और भाषा के मामले में फैसले लेती थी। आपको पता, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और तीसरे स्तर की सरकार वहाँ सामुदायिक सरकार थी। और सामुदायिक सरकारों का चुनाव हर भाषा के लोग अपना अपना, जैसे फ्रेंच की अलग सामुदायिक सरकार थी, डच की अलग सामुदायिक सरकार और जर्मन की अलग। और ये हर भाषा के लोग अपनी अपनी सामुदायिक सरकार चुनते थे, चाहे वो कहीं भी रहते हों। और ये जो सामुदायिक सरकार थी वो हर इन तीनों समुदायों की संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों के बारे में फैसले लेती थी। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है। निश्चय रूप से ये जटिल है, खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी। मतलब हमें देखने से तो वो जटिल लग रहा है, और बेल्जियम वालों को भी लग रहा होगा, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही। लेकिन देखने में चाहे ये मुश्किल लगता हो, बेल्जियम का संविधान चाहे बेल्जियम के लोगों को भी लगता हो मुश्किल, लेकिन ये वहां पर सफल रही। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आकांक्षाओं पर विराम लग गया। मतलब वहां पर ऐसा वो बंदोबस्त करने से वहां शांति हो गई। श्रीलंका जैसा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया होता। अगर वहां लड़ाई हो जाती, वहां के जो तीनों ये समुदाय थे आपस में समझौता ना करते, तो हो सकता है बेल्जियम के 3 भी टुकड़े हो सकते थे। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला लिया, तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। जब वह अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया, तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। इसलिए चुना गया क्योंकि बेल्जियम ने जो भी 3 समुदायों के बीच समझौता करके संविधान बनाया और सत्ता की जिस तरीके से साझेदारी की, ऐसी कहीं भी नहीं हुई। इसलिए यूरोप के देशों में मतलब इसको अच्छा समझा जाता हुआ बेल्जियम की रिस्पेक्ट ही लगा लो। तो ब्रुसेल्स को, यूरोपीय देशों को जब संघ बना, तो यूरोपीय संघ के लोगों ने, यूरोपीय संघ जो बना उसका जो ऑफिस था, जो मुख्यालय था, वो ब्रुसेल्स को चुना गया। पहला क्या है कि जो वहाँ का बंदोबस्त क्या था, केंद्रीय सरकार में जो पूरे देश में बनी, उसमें दोनों समुदाय फ्रेंच और डच को बराबर मेंबर चुनेंगे। और कोई मुख्य फैसला लिया जाता था तो दोनों समुदाय के मेंबरों का बहुमत चाहिए होता था। वो ऐसा इसलिए किया गया कि अगर एक का बहुमत होगा तो हो सकता वो एक तरफ के लोगों के लिए भला हो, दूसरों के लिए नुकसान। दूसरा उन्होंने किया था कि वो ब्रुसेल्स की बात आ रही। और एक तो केंद्र सरकार पूरे देश में बन गई, दोनों के मेंबर डच और फ्रेंच के बराबर करके, और मुख्य फैसले पे दोनों का बहुमत चाहिए था। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि किसी एक, जब फ्रेंच के भले की ना बात हो जाए, जहाँ ओनली डच के भले की बात ना हो जाए। और पहले केंद्र सरकार, जब तक इसमें संशोधन नहीं होते, केंद्र सरकार पावरफुल थी। बाद में केंद्र सरकार से शक्तियां लेके जो राज्य सरकारें बनी उनको दे दी गई। और पहले राज्य सरकार केंद्र के अधीन थी, अब दोनों सरकारें स्वतंत्र हो गई, इनकी अपनी अपनी शक्तियां हुई और अब वो अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते थे। और अब रही राजधानी की बात ब्रुसेल्स की, वहां पर भी डच लोगों ने, फ्रेंच लोगों ने डच लोगों को बराबरी दी, बराबर मेंबर बने। जो भी ब्रुसेल्स इसकी राजधानी बेल्जियम की, वहां सरकार बनी तो बराबर मेंबर लिए गए। और इस वहाँ क्योंकि
ब्रुसेल्स के लोगों, फ्रेंच लोगों ने इसलिए डच वालों को बराबरी दी क्योंकि डच वालों ने उनको पूरे देश में जो केंद्रीय सरकार बनी वहाँ बराबरी दी थी अल्पसंख्यक होने के बावजूद। इस तरीके से जैसा मतलब ये देखने में तो जो वहाँ का संविधान है, और इसके अलावा राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार के अलावा वहाँ पर एक सामुदायिक सरकार चुनेगी जिसके मेंबरों को हर समुदाय के लोग, हर एक की अपनी अपनी सामुदायिक सरकार होती थी। फ्रेंच वालों की सामुदायिक सरकार के मेंबरों को फ्रेंच के लोग फ्रेंच भाषा वाले वो चुनते थे, डच वालों की सामुदायिक सरकार को डच वाले लोग चुनते थे, और जर्मन वाली सामुदायिक सरकार को जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, चाहे वो कहीं भी रहते हो, चुनते थे। देखने को जो ये संविधान है, और ये जो सामुदायिक सरकार थी जो 3 मामलों पर फैसला लेती थी, संस्कृति, भाषा और शिक्षा संबंधी तीनों समुदायों के जो फैसले होते थे वो सामुदायिक सरकार लेती थी। देखने में ये जो बेल्जियम का संविधान है वो जटिल, थोड़ा मुश्किल लगती है इसकी बनावट, और लेकिन ये ऐसा संविधान है जिसकी कल्पना बाकी किसी देशों ने नहीं, बाकी कोई देश नहीं कर पाया। और इस संविधान, ये अगर ऐसा संविधान ना बनता और संविधान में सारे लोगों के बीच में सत्ता की साझेदारी ना होती तो हो सकता था कि बेल्जियम 2 या 3 टुकड़ों में बट जाता। ये वहाँ के लोगों की समझ थी कि उन्होंने सोच समझकर सत्ता की साझेदारी की तीनों समुदायों के बीच में। और श्रीलंका की तरह गृह जो गृह वहाँ तो सत्ता की साझेदारी ढंग से नहीं हो पाई थी, इसलिए वहाँ गृह युद्ध और देश के लोग, मतलब देश का विकास रुक गया था। लेकिन इन्होंने जो बेल्जियम ने अपनी साझेदारी दिखाई है, सत्ता की साझेदारी तीनों समुदायों में करके, उससे बेल्जियम टूटने से बच गया और पूरे यूरोप के अंदर बेल्जियम की इज्जत बढ़ी। और जब यूरोपीय देशों का संघ बना तो उस संघ का मुख्यालय या ऑफिस बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को चुना गया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और कल आगे पढ़ेंगे जो भी इसके बारे में दे। बेल्जियम और श्रीलंका कि इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। आप लोग, मैंने जितना पढ़ाया है इसको ढंग से पढ़ लेना, और ताकि आपकी मतलब अच्छी तैयारी हो सके। और कल मेरे ख्याल से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मेरी सारे बच्चों से वो है, रिक्वेस्ट है कि जो मैंने पढ़ाया है उसको 2-3 बार सुने और उसके बाद खुद भी चैप्टर की रीडिंग करें। और जो मेन पॉइंट है इसमें, मेन पॉइंट यही है, मैंने 2 बार समझा ही दिया है। आप लोग